हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 10 महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी किसके, बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आप लोगों को 2023 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये मान लीजिए इसमें सारे के सारे प्रश्नों की बात नहीं कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आज हम। तो ये मान लीजिए आपके 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सारे के सारे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान लगा करके पढ़िएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हमारी कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। चलिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से छात्र इस चैनल पर जुड़ चुके हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए प्रश्न मेरा एक है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ये देखिए प्रश्न है और ये प्रश्न हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी स्टूडेंट्स, तो वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इस प्रश्न को याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए इसी के साथ बढ़ते प्रश्न नंबर मेरा सेकंड देख लीजिएगा क्या है। और प्रश्न नंबर सेकंड देख लीजिए मेरा क्या है कि कौन सी त्वचीय ग्रंथि। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात कर लीजिएगा कि कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। चलिए स्तन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है कौन सी त्वचीय ग्रंथि। चलिए कौन सी त्वचीय ग्रंथि जो वो स्तन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। चलिए और कई ऐसी सारी ग्रंथियां हैं तो उसमें से एक ग्रंथि के बारे में हमको टिक लगा देना है, तो वो मेरी तेल ग्रंथि हो जाएगी। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो कि 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी चलिएगा, या फिर अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप एक कॉपी में इन प्रश्नों को नोट्स बनाकर लिख लें, नोट्स बनाकर लिख लें और लिख लें 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट्स बनाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर थर्ड मेरा देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर थर्ड की जो रुधिर का जो रंग होता है, रुधिर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर थर्ड जो है उसका आप लोग आंसर किस तरीके से देंगे। चलिए पहले प्रश्न को पढ़िएगा कि जो रुधिर का जो रंग है स्टूडेंट्स, रुधिर का जो रंग वो लाल क्यों होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की जब चोट लगती है तो उसका रंग जो होता है लाल लाल निकलता है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि जो रुधिर का रंग जो होता है वो रेड क्यों होता है, यानी कि लाल क्यों होता है। तो चलिए लिख लेंगे कि हीमोग्लोबिन, चलिए हीमोग्लोबिन के कारण जो व्यक्ति के रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ये प्रश्न बेसिकली कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल भी ध्यान लगाकर सारे के सारे प्रश्नों को पढ़िएगा। चलिए पूरा का पूरा ध्यान लगाइए प्रश्नों को पढ़ने पर। चलिए और इसी के साथ चलिए इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए प्रश्न नंबर इसी के साथ अब मेरा नेक्स्ट देख लीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देखिए क्या है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कि रुधिर की कौन सी कोशिकाएं। चलिए प्रश्न नंबर फोर्थ देख लीजिए। प्रश्न नंबर फोर्थ स्टूडेंट्स देख लीजिए कि रुधिर की कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती हैं। और यदि अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे अभी ही कमेंट कर दें। चलिए अभी मुझको कमेंट कर दें कि सर मुझको इस सिलेबस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए, तो मैं तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो लाकर आप लोगों को नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बिल्कुल उसी के बारे में डिस्कस करूंगा जो आप लोग बताएंगे। तो चलिए लिख लेंगे कि लाल रुधिर कोशिकाएं ऑक्सीजन के परिवहन में भाग लेती हैं। जो मतलब प्रश्न मेरा सही से पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है
कि रुधिर की कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं, रुधिर की कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती हैं। चलिए, रुधिर की कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो क्या है, ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। चलिए, लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन के परिवहन में भाग लेती हैं। इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर मेरा प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अगर इतना समझ में आ गया है और ये जो टॉपिक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं और प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ता हूं। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। अभी भी आपके 5 महत्वपूर्ण टॉपिक शेष हैं और आज हम 10 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर मेरा 5 देख लीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिएगा मेरा कि विटामिन डी की कमी से, चलिए विटामिन डी की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। चलिए, विटामिन डी की कमी से कौन कौन से 2 रोग होते हैं और उन 2 रोगों को हमें लिखना है जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। ये प्रश्न हमसे बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे ये प्रश्न हमसे बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा। तो इसी के साथ चलिए इसका आंसर दे लेते हैं कि यदि अगर हम एक रोग का नाम लिखते हैं तो हमको 1 अंक दिया जाएगा और यदि अगर हम 2 रोगों के नाम लिख देते हैं तो हमको 2 मिलाकर 1 मिलाकर हमारे 2 अंक हो जाएंगे, बोर्ड में 2 अंक हमको मिल जाएंगे। तो चलिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। तो सूखा रोग याद रखेंगे और रिकेट्स को याद रखेंगे। चलिए, और इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न नंबर 6 जो आएगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देख लीजिएगा कि प्रोटीन्स क्या हैं। चलिए, प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है। चलिए, प्रोटीन्स क्या है और चलिए बात करते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो क्या है और जो इनका जो निर्माण है वो किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है। ये प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा कि प्रोटीन्स क्या हैं और जो इनका जो निर्माण होता है वो किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है, इतना याद रखेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 6 नंबर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। तो चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि प्रोटीन की रचना कैसी होती है। तो याद रखेंगे जो प्रोटीन की रचना जो होती है वो जटिल होती है। चलिए, प्रोटीन कैसा होता है, तो प्रोटीन की रचना जटिल होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है क्या कि प्रोटीन कैसी होती है, समझ में आया है क्या कि प्रोटीन की रचना जटिल होती है। चलिए, ये कैसी संरचना है, ये जीवित शरीर का 14% भाग बनाती हैं। जो प्रोटीन जो होती हैं वो शरीर का यानी कि जीवित शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं, 14% भाग बनाती है, 14% भाग बनाती हैं। और आगे देख लेते हैं, फिर कह रहा है कि ये सामान्यतः क्या होता है कि ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बनी है। ये किसके संयोग से बनी है, याद रखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनी है, इतना याद रखेंगे। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चलिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 तक बात कर चुके हैं और प्रश्न नंबर 7 मेरा देख लीजिए क्या है। चलिए, प्रश्न नंबर पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रश्न नंबर 7 जो है वो इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 जो है वो इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि NADP का पूरा नाम लिखो। चलिए, NADP का पूरा नाम लिखना है और चलिए NADP का पूरा नाम लिखो। तो NADP का पूरा नाम हो गया निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। जो निको एन से क्या बनेगा आपका, एन से बने जाएगा निकोटिनेमाइड और एन और डी से क्या और ए से क्या बन जाएगा एडिनिन और डीपी से डाइफॉस्फेट बन जाएगा। ये आपका NADP का पूरा नाम हो जाएगा। ये प्रश्न 2 अंक का पूछा गया। आप कोई भी सॉल्व पेपर उठाकर देख लीजिए, अनसॉल्व पेपर आप लोग उठाकर देखना, उसमें आपको ये बहुत बार ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं क्या। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो मेरी आपके पास आए और आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
कर सकते। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते मेरा क्या है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते कि जो एथिलीन जो है, एथिलीन का कार्य पूछा गया है और एथिलीन बेसिकली क्या करता है। और चलिए एथिलीन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एथिलीन जो है, एथिलीन का पौधों की वृद्धि एवं फल के पकने पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए एथिलीन का पौधों की वृद्धि एवं फल के पकने पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप लोग पूरा प्रश्न का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो एथिलीन जो है, चलिए एथिलीन कैसा हार्मोन है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। चलिए किसके समान कार्य करता है, तो एथिलीन जो है ये एक पादप हार्मोन के समान कार्य करता है तथा तने के लिए तने के वृद्धि रोधक में भी ये कार्य करता है और ये फलों को पकाने में भी सहायता करता है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए आप अगर इतना लिख देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2023 में आएगा। चलिए मैं ये वादा कर रहा हूँ कि 2023 में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि एथिलीन का पौधों की वृद्धि एवं फल के पकने पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसका जो आंसर है, आंसर किस तरीके से लिखेंगे कि एथिलीन एक कैसा हार्मोन है। एथिलीन एक पादप हार्मोन के समान कार्य करता है तथा तने के लिए वृद्धि रोधक है किंतु फलों को पकाने में सहायता करता है। चलिए इतना समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात कर चुके। प्रश्न नंबर 9 और देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से लिखना भी स्टार्ट करिएगा। कहीं पर अगर छूट जाए तो मुझे कमेंट में करके बता दें। चलिए इंसुलिन का क्या महत्व है। चलिए इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ बनता है। जो इंसुलिन जो है, चलिए आपको जो इंसुलिन है और इसका हमें पहले महत्व समझाना है, फिर हमें ये बताने की है जो इंसुलिन है यह कहाँ बनता है। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं इंसुलिन जो है ये कहाँ बनता है और इंसुलिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन जो है वो ऊतकों और विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग पर नियंत्रण करता है। किस पर नियंत्रण करता है, पेशियों के कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग पर नियंत्रण करता है। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है। यह आग्नेयाशय की लैंगरहैंस की द्वीपकों में पाया जाता है। चलिए इतना याद रखेंगे और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 और देख लीजिएगा और ये आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है और यहाँ से आपका जो वीडियो है यहाँ से अंत तक करते हैं। और चलिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है। तो मस्तिष्क का जो कौन सा ऐसा शरीर का भाग है जो शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो इसका याद फर्स्ट जो मस्तिष्क का जो पिछला जो भाग है वो शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 10 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात की और बताइए क्लास कैसी लगी। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बता दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।